हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमने किया था। आज हम 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन इस सीरीज में करेंगे और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन था इसमें मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देने का कोशिश किया हूं। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज है 15 से 30 तक, इसमें भी आपको मैं बहुत सारे क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट देने का कोशिश करूंगा। जो दूसरी बात, जिस तरीके से आपका सपोर्ट मेरे वीडियो में बना रह रहा है उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में पोस्ट कर पाऊं। तो सब चीज आपके ही हाथ में है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करता रहूं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री: ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू अंकटाड। यहाँ पे बात किसका कर रहा है? अंकटाड। और मैं 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में अंकटाड का फुल फॉर्म भी बताया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हमारा अंकटाड का फुल फॉर्म होता है। ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अंकटाड व्हिच ऑफ द एबव इज कैटेगराइज्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज, मतलब इसमें से कौन से कंट्री का जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहां से बात करते हैं ब्राजील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका। इसका हमारा 1, 2 एंड 3, इसका तीनों हमारा आंसर होगा। ब्राजील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, इन तीनों का जो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन का बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। देखिए हम आपके बारे में आज विस्तृत जानकारी यूनाइटेड नेशन के बारे में हम यहाँ पे करेंगे। यूनाइटेड नेशन क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो ये IAS 2010 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। देखिए यहाँ पे है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक तरीके से हमारा एक मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे सेटलमेंट उसको किया जाता है। लेकिन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये हमारा मतलब बैंक का जो है एक तरीके से इंटरनेशनल सेटलमेंट यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है और इससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन है क्या, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम बात करते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा कहानी के फॉर्म में समझिए कि वर्ल्ड वार 2 जब क्या है खत्म हुआ था, जो कि 1945 में, आपको जो वर्ल्ड वार 2 जो विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1945 में, ये समाप्त हुआ था। इस कारण से क्या हुए थे कि बहुत सारे जो कंट्री जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा था। बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमी लॉस हो गया था और इकोनॉमी क्या ना जर्जर पोजीशन पे पहुंच गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्ल्ड जो है उसने क्या है शांति बनाने का, मतलब एक तरीके से उन्होंने चाहा कि पूरे देश में क्या है शांति हो। और सबसे पहले क्या है ना 50 कंट्री, याद रखिएगा 50 कंट्री ने सबसे पहले क्या किया कि यूनाइटेड नेशन क्या है ना कॉन्फ्रेंस किया, जो कि कहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया था? सैन फ्रांसिस्को। ये हमारा क्या है कैलिफोर्निया का शहर है, सैन फ्रांसिस्को में। ये आपको क्या है 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 तक एक पहला कॉन्फ्रेंस किए, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और पहले 50 कंट्री ही क्या है इसमें गैदर हुए थे और इनका मेन मकसद था कि पूरे दुनिया में शांति बहाल किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 2 मंथ, कहने का मतलब है कि 2 मंथ के लिए क्या हुआ था कि ए प्रोसीडेड टू ड्राफ्ट एंड साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इन्होंने क्या किया कि ड्राफ्ट को प्रोसीड किया और यूनाइटेड नेशन चार्टर को क्या किया? साइन किया, जो कि एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका मतलब क्या है नाम आया, जो कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो यूनाइटेड नेशन जो है इसका मतलब क्या होप रहा कि ये जो मतलब एक तरीके से जो दूसरा जो मतलब वर्ल्ड वार जो 3rd है वो नहीं हो पाए, वर्ल्ड वार 2 तक ही सीमित था, मतलब 3rd वर्ल्ड वार नहीं हो पाए। इसी को सोचकर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था कि पूरे कंट्री में जो इस युद्ध का माहौल था जिसमें
जर्मनी को देखे चाहे अमेरिका को देखे, पूरी की पूरी कंट्री जो है इस युद्ध में पड़ गई थी, और जिसके कारण सभी कंट्री का जो इकोनॉमी जो है वो खराब हो गया था, जिस वजह से, और सभी में क्या है एक तरीके से क्या है युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ था, जिस वजह से शांति बहाल करने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 महीने के बाद क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस क्या है जो हुआ था, उसके 4 महीने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को इसने क्या है ऑफिशियली बताया कि हमारा क्या यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। एक कब हुआ ये जो चार्टर हुआ, रेटिफाइड बाय चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, एंड बहुत सारे जो मेजोरिटी जो ऑफ द कंट्री जो थे, इन्होंने जब सिग्नेचर किया, याद रखिएगा चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड बहुत सारे जो मेजोरिटी जो कंट्री जो थे, जब इसको साइन किए तब जाकर 24 अक्टूबर 1945 को एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मोर देन 75 ईयर के बाद यूनाइटेड नेशन इज स्टिल वर्किंग। एक तरीके से आज 75 साल के बाद भी जो यूनाइटेड नेशन जो है एक तरीके से मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो एक तरीके से पूरे इंटरनेशनल पूरे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन में करने में कायम रहा है। गिव क्या है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू दोज इन नीड, जिसको जरूरत है उसको एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दिया जाता है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको भी अपहोल्ड किया जाता है, उसको भी एक तरीके से लागू किया जाता है, जो कि दूसरे कंट्री के से रिलेटेड क्या है ना सही हो। अब जैसे देखिए अभी क्या है जो चल रहा था, अभी जो चल रहा है अफगानिस्तान और क्या बोलते हैं तालिबान, अफगान में क्या है एक तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, अफगान का जो मेन आर्मी जो है और तालिबान के जो एक तरीके से जो मिलिटेंट जो ग्रुप है उनके बीच क्या है ना युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन क्या है ना फैसला लेगी, जो भी कंट्री है एक तरीके से पीस का क्या है माहौल कायम किया जाएगा, पीस करवाया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय एक संधि किए थे, एक तरीके से एग्रीमेंट किए थे जिसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और ये अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ था ये आपको इजराइल और यूएई के बीच हुआ था। आपको याद रखना चाहिए कि इजराइल और यूएई के बीच क्या है अब्राहम एकॉर्ड करवाए थे, जिसमें इमीडिएटर का रोल प्ले किए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो समय समय पे जिसकी जरूरत है जिससे कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट में पीस कायम रहे, वो हर कदम क्या है प्रयास करती है। अगर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो अभी प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विथ रेफरेंस टू ब्रिक कंट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए हम आपको जो पहले का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपको बताए हैं कि ब्रिक कहने का मतलब सबसे पहले 2001 में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ही था। उसके बाद क्या हुआ 2010 में साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ था तो क्या हुआ ब्रिक्स के नाम से फिर इसको बुलाने जाने लगा। और याद रखिएगा 12th जो ब्रिक्स समिट जो हुआ है, 12th जो ब्रिक्स समिट जो हुआ है जो कि अभी लेटेस्ट का है 2020 का, तो ये याद रखिएगा कि किसने होस्ट किया है, रसिया इसको क्या है होस्ट किया है। और 13th जो ब्रिक्स समिट जो होगा 2021 का, इसको कौन सबमिट करेगा, इंडिया इसको क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा। 2021 जो आपको 13th ब्रिक्स समिट होगा उसको इंडिया होस्टिंग कंट्री हमारा इंडिया रहेगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट प्रेजेंट चाइना जीडीपी इज मोर देन द कंबाइंड जीडीपी ऑफ ऑल ऑफ द थ्री कंट्री। कहने का मतलब है कि जो चाइना का जो जीडीपी है अगर तीन को कंट्री को अगर कंबाइन कर दे तो उससे ज्यादा निकल जाएगा। चाइना का पॉपुलेशन इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी टू कंट्री। ऑप्शन 2 हमारा गलत है। कहने का मतलब इंडिया का भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सेकंड पॉपुलेशन तो इंडिया का ही है। अगर यहाँ पे कोई भी एक को मिला देंगे तो चाइना का कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही इसका क्या है सही आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा क्लॉज है जो नहीं है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम बात कर रहे हैं आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स विथ नेगोशिएशन, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। एक तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये चीज क्या है, इसका ये हमारा क्लॉज नहीं है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्री हैविंग डेफिसिट फॉरेन पेमेंट, ये हमारा इसका क्लॉज नहीं है। बाकी जो है 1A, B और D ये तीनों ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब हम देखेंगे कि WTO क्या है, कब इसका स्थापना हुआ था। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, ये रेगुलेट करता है और क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, तो इंटरनेशनल स्तर पे जो एक तरीके से व्यापार होता है उसको रेगुलेट करता है। जो भी नेशन है उनके बीच क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट ऑफिशियली, ये आपको कमेंट, ये ऑपरेशन में कब आया था, 1 जनवरी 1995 को। याद रखिएगा कि ये जो ऑफिशियली जो ऑपरेशन में आया, ऑपरेशन में 1 जनवरी 1995 को मार्कस एग्रीमेंट एक हुआ था, जो कि 1994 के बाद, मार्कस एग्रीमेंट के बाद 1995, 1 जनवरी 1995 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि WTO के पहले, मतलब 1995 के पहले क्या था, किसको रिप्लेस किया है WTO। तो याद रखिएगा कि रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड टैरिफ, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GATT के नाम से जानते हैं, इसी को इसने क्या है, WTO ने रिप्लेस किया था कब, 1995 में। और ये याद रखिएगा कि जो GATT है इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था 1948 में, 1948 में आपको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 1995 में WTO ने इसको रिप्लेस किया। WTO जो है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सब वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। और इसमें याद रखिएगा कितना है, 164 कंट्री है। याद रखिएगा 164 कंट्री है किसमें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और जिसमें क्या है, मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटिंग 96% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GD। कहने का मतलब है कि एक तरीके से जो ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है उसका क्या है, 96% जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो फैसिलिटेट क्या करता है, ट्रेड इन गुड, एक तरीके से जो भी गुड्स है उसको ट्रेड करने में। सर रखिएगा कि जो WTO क्या फैसिलिटी देता है, व्यापार करने में, सर्विस देने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक तरीके से सर्विस देने में। और बात करते हैं कि जो भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ट्रेड एग्रीमेंट में, जो कि एक तरीके से जिसके कारण टैरिफ, कोटा और रेस्ट्रिक्शन है उसको एलिमिनेट किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से जब व्यापार करता है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारे टैरिफ होता है, बहुत सारे कोटा होता है। तो WTO ने क्या है, नियम बनाता है, रूल बनाता है, जिसके कारण से क्या है, बहुत ही क्या है ना, टैरिफ को मिनिमम किया जाए, रेस्ट्रिक्शन को मिनिमम किया जाए, ताकि बड़े पैमाने पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करे। जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक कंट्री का इकोनॉमी सुधार नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप मान लीजिए सामान बना रहे हैं तो जो भी आप क्या है ना, गुड्स बना रहे हैं तो उसको सर्विस करना आपको जरूरी है, क्योंकि गुड्स को अपने घर में तो रखिएगा नहीं, जब घर में रखिएगा तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए गुड्स को जब तक हम सर्विस नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमिक कंडीशन ये अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए WTO एक तरीके से रूल रेगुलेशन एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरीके से वो रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं कि मेनी और टाइम्स वी रीड अबाउट अ स्पेशल ड्राइंग राइट। देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में हमने इसके जस्ट पहले वाला पार्ट नंबर 18 में बहुत अच्छे से बताए हैं कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। हम आपको बताए थे कि SDR डायरेक्टली कनेक्टेड है IMF से। IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हम बता देते कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। और दोनों का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। और ये जो दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ था, दोनों को एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स
ट्विंस के नाम से भी हम जानते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। याद रखिएगा एक चीज को कि आईएमएफ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिया। याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया नाम है इसका आईएमएफ के प्रेसिडेंट का, और जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास, डेविड मालपास, याद रखिएगा। तो यहां से हम आपको बोल रहे हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट क्या था। तो स्पेशल ड्राइंग राइट हम बताए थे कि आईएमएफ में जितने भी कंट्री है उनका एक कोटा सिस्टम यहाँ पे चलता है, कितना परसेंट क्या है ना उस कंट्री का कोटा आईएमएफ में लाई कर रहा है। अगर जितना परसेंट कोटा लाई करता है उसी के हिसाब से इनको एक स्पेशल ड्राइंग राइट मिलता है कि ये आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे यूएसए को हम बात करते हैं तो इसको सबसे ज्यादा 17.46% कोटा है, तो ये सबसे ज्यादा ये पैसा निकाल सकता है। जहां तक हम इंडिया का हम बात करते हैं, बता चुके हैं कि इंडिया का 2.44% कोटा है, तो ये 2.44 ये पैसा ये निकाल सकता है, जो कि एक तरीके से 13th लार्जेस्ट कोटा इसको इंडिया को मिला है, और सबसे टॉप मोस्ट में यूएसए है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, इट कैन ग्रांट लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्री, इट कैन ग्रांट लोन टू द। याद रखिएगा कि जो भी कंट्री इसके मेंबर है आईएमएफ के जो भी कंट्री मेंबर है उसी को ये लोन ग्रांट करती है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात कर रहे हैं G8 कंट्री। G8 कंट्री में क्या कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले एक आपको हम बता दें कि G8 कंट्री को समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि एक पहले फोरम ऑर्गेनाइज 1975 में सबमिट हुआ था। 1975 सबमिट हुआ था जो कि होस्टेड किया गया था फ्रांस के द्वारा। 1975 में सबमिट हुआ था जो कि होस्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा, जो कि जिसमें क्या 6 गवर्नमेंट को क्या है रिप्रेजेंट किया गया था। और ये 6 जो गवर्नमेंट थे जिसमें क्या है पहला नंबर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो इस एक 2 3 4 5 एंड क्या है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और क्या यूएसए। इस तरीके से 6 मिलकर G6 कंट्री का निर्माण किए थे। याद रखिएगा 1975 के समिट में जब फ्रांस होस्ट किया था उस समय 6 गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट किए थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। और इन 6 ने मिलकर क्या है G6 का एक तरीके से फॉर्मेशन किया। देखिए आपको याद कैसे करना है। देखिए यहाँ से यूके और यूएसए आप सबको याद ही रहता है, तो 2 तो ऐसे ही याद हो गया। अगर हम वहां से बात करते हैं तो यहाँ से आपको याद करना है कि जर्मनी और यहाँ से इटली, ये आपको याद रखता है क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन था और इटली में मुसोलिनी का शासन था। तो ये दोनों क्या है एक तरीके से नाजीवादी और फांसीवादी जो है एक विचारधारा यहाँ पे था, जर्मनी और इटली। तो 2 2 4 तो आपको याद हो गया ऐसे ही। हाँ, तो उसके बाद याद आपको क्या रखना है एफ यानी फ्रांस, और उसके बाद क्या है ना जापान यानी फ्रांस और जापान आपको याद रखना है। यानी यूएसए यूके 2 हो गया, उसके बाद क्या इटली और जर्मनी 4 और फ्रांस और जापान 6। तो ये सब मिलकर G6 कंट्री का निर्माण किए थे। उसके बाद समिट केम टू बी नोन एज ग्रुप ऑफ क्या है ना 7। इन 1976 में G7 के नाम से जाना गया। तब G7 विथ द एडिशन ऑफ कनाडा। याद रखिएगा कि 1976 में कनाडा का यहाँ पे क्या हुआ एक तरीके से इंडक्शन हुआ, यानी कहने का मतलब एडिशन हुआ 1976 में। तो ये जो G6 जो कंट्री है वो G7 कंट्री में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि रसिया वाज एडेड टू द। याद रखिएगा 1997 में रसिया को ऐड किया गया और उसके बाद इसमें क्या हुआ G8 कंट्री के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा G8 कंट्री के नाम से जाना गया कब, जब रसिया को ऐड किया गया। तो हम आपको बता यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली 4, उसके बाद फ्रांस, जापान, कनाडा और यहाँ पे क्या हुआ रसिया। अब याद रखिएगा कि मार्च 2014 का बात है, रसिया को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस G8 मेंबर से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया इनफाइनाइटली। क्यों इनफाइनाइटली सस्पेंड किया गया, क्योंकि इसको एनेक्सेशन ऑफ
क्रीमिया। देखिए कि यूक्रेन का शहर है जिसका नाम है क्या, क्रीमिया। इसको इसने क्या है ना, रसिया ने क्या है इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज था कि यहाँ 2017 में रसिया ने खुद अनाउंस किया कि एक क्या कर रहा है कि परमानेंट क्या एक तरीके से विड्रॉ कर दे रहा है, किससे, G8 से परमानेंटली विड्रॉ कर दे रहा है रसिया। लेकिन कुछ बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो है G7 कंट्री के, वो एक तरीके से इंटरेस्टेड है रसिया को फिर से इस ग्रुप में रिटर्न होने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जो एक क्वेश्चन जो आपको बेस्ट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, USA और यहाँ पे क्या हो गया UK, ये दो तो होगा, यानी कहने का मतलब है कि 7 नंबर होगा और 6 नंबर होगा। उसके बाद जर्मनी होगा और यहाँ पे क्या होगा, जर्मनी होगा और इटली, यानी 2 4 6 7। देखिए तो 2 4 6 7 इसमें भी है, 2 4 6 7 इसमें भी है, 2 4 6 7 इसमें भी है, 2 4 6 7 इसमें भी। यहाँ से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, हम आपको 4 को बता दिए। उसके बाद क्या है ना, फ्रांस था, और उसके बाद क्या है ना, जापान था। यानी कहने का मतलब है 1 और क्या बोलते हैं 9 भी यहाँ पे शामिल होगा। यानी कहने का मतलब 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद हाँ कनाडा भी था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या है, नीदरलैंड यहाँ पे क्या है ना, नहीं है, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 9। याद रखिए 8 जो है रसिया, ये क्या है ना, सस्पेंडेड है। ये क्या है हमारा, सस्पेंडेड है। यानी 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 1 2, कहाँ है हमारा, 1 2 3 4 6 7 8 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें क्या क्या है, एक तो हमारा लिटरेसी रेट है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, और यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDI के नाम से जानते हैं, एक तरीके से स्टैटिक्स कंपोजिट इंडेक्स है, जो कि किसका है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर है, जो कि यूज किया जाता है कंट्री को रैंक प्रोवाइड करने के लिए, कि उसमें जो लोग जो है ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अ कंट्री स्कोर्स हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर HDI का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ स्पान यहाँ पे क्या है, हायर है, एजुकेशन लेवल यहाँ पे हायर है, और ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको हम GNI के यानी PPP यहाँ पे बात करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे ज्यादा है। यानी PPP का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये भी अगर हायर है, यानी तीनों के लेवल ये सब हमारा हायर होता है, तो हम वहां पे बोलते हैं कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, हायर होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। याद रखिएगा कि 1990 में 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक, और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। इन लोग मिलकर सबसे पहले 1990 में इन्होंने क्या है, पब्लिश करवाया था, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करती है, याद रखिएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है। और आपको कुछ हम क्या है बता रहे हैं कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर क्या होता है, 1 के पीछे लाई करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 होता है मिनिमम वैल्यू और 1 होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अब याद रखिएगा कि 2021 का अगर हम बात करते हैं तो 2021 का HDI में इंडिया का रैंक कितना है, तो याद रखिएगा 131 जो रैंक है वो इंडिया को मिला है। और इसमें कितने कंट्री को शामिल किया गया था, 189 कंट्री इसमें क्या है ना शामिल किया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट 189 में 131 क्या है, इंडिया को रैंक मिला है। और आपको याद रखिएगा कि जो टॉप पे जो कंट्री है वो आपको क्या है, टॉप कंट्री भी है हमारा क्या है, नॉर्वे। उसके बाद क्या है ना, आयरलैंड है, और उसके बाद क्या है ना, स्विट्जरलैंड है। यानी पहले हमारा नॉर्वे है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, और इंडिया को 131 प्लेस मिला है एमंग 189 कंट्री में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइज, देखिए लिटरेसी रेट,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एक हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड रियल परचेजिंग पावर। यानी कहने का मतलब है कि इसका अगर हम आंसर बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यानी कहने का मतलब एक हमारा परचेजिंग पावर के बेसिस पे, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या है, रिलीज बनाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, जैसे ओपेक हम बताए थे, OPEC, ओपेक मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कौन कौन से जो कंट्री है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओपेक के नाम से जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर हम आपको बताएं ऑस्ट्रिया का वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया के वियना में। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ब्राजील जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि अर्लियर नेम ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले का नाम क्या है, तो हम आपको बताए थे GATT इसका पहले का नाम है, जिसका आपको करेक्ट आंसर होगा। यहां से हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF गिव्स रिस्पेक्टिवली, क्या होगा कि जो वर्ल्ड बैंक हुआ और IMF क्या एक तरीके से क्या देता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बोथ लॉन्ग टर्म। देखिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है, लेकिन IMF जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ दीज आर निक नेम्ड ब्रिटन वुड ट्विंस, हम आपको बताएं IMF और क्या बोलते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक, इसको क्या है, ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। अब IMF तो आपके पास क्या है, ऑप्शन 2 है यहाँ पे, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं है तो इसको हम बताए थे IBRD, इसी का हमारा पार्ट है। तो यानी 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री इज द लार्जेस्ट डिबेटर ऑफ यूएन, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा डेबिट करता है, कौन सा पैसा देता है किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो सबसे ज्यादा यूएस देता है, हमारा ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। देखिए यहाँ पे है डो जोन्स, उसका हैंग सेंग, उसका FTSE 100। तो याद रखिएगा एक चीज को कि जो डो जोन्स है एक तरीके से बिजनेस न्यूज है जो कि न्यूयॉर्क में पब्लिश्ड होती है, सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। हैंग सेंग जो है वो सियोल में नहीं, ये हांगकांग में पब्लिश होती है, सो ये 2 हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें क्या है 100 कंपनी को क्या है लिस्ट किया गया है। अब ये जो 100 कंपनी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो एक तरीके से FTSE 100 जो है लंदन से रिलेटेड है। तो 1 एंड 3 इसका हमारा करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस सीरीज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहला है आपको ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ट्रिप्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, समझ गए, इस पे इसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। तो ये जो ट्रिप्स जो था, ये ट्रिप्स क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जो ट्रिप्स जो है वो इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है। ट्रिप्स जो है एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के में जो भी मेंबर कंट्री है उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिप्स। तो एक्चुअल में ये हमारा ए जो है 1 से रिलेटेड है, ऑप्शन ए का 1 नंबर हमारा आंसर होगा। अगर SLR का बात करते हैं, हमारा क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या होता है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या है एक तरीके से हमारा जैसे गोल्ड वोल्ड ये सब फिक्स्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में इसको रखा जाता है, यानी बी का हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 नंबर होगा। सेबी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है एक तरीके से पब्लिक इशू के बारे में बात करता है, ये 2। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, नेफ्टा नहीं है, यहाँ स्पेलिंग सही कर लीजिए, यहाँ पे नाफ्टा है, NAFTA। देखिए नाफ्टा क्या है, इसका मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 जनवरी 1994 को इस्टेब्लिश किया गया था नाफ्टा। और ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके किसके बीच, याद रखिएगा, USA हो गया, उसके बाद आपको हो गया कनाडा हो गया, और उसके बाद क्या होगा, मैक्सिको हो गया। ये तीनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको नाफ्टा के नाम से हम जानते हैं। तो USA कनाडा यहाँ पे है, तो डी का जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी 1425। देखिए 1425, यानी कहने का ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो हम देखिए 30
तो ये हमारा 30 क्वेश्चन के साथ है दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज हम समाप्त करते हैं और उसके बाद फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हमारा एक तरीके से जो मैं वीडियो जो लेकर आ रहा हूं वो नीति आयोग पे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में नीति आयोग से क्वेश्चन, नीति आयोग का सिलेबस में नाम है, तो हम सोच रहे हैं कि नीति आयोग पे सबसे पहले आपको हम थ्योरेटिकल चीज पढ़ाएं और उसके बाद उसके बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, मैं उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्या है मैं लेकर आऊं। जब तक एग्जाम का टाइम रहे तब तक ये वीडियो सीरीज आते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।